दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जब लास्ट क्लास कैपिटल गेन की पढ़ी थी तो मैंने आपको कैपिटल गेन निकालना सिखाया था। बताओ कितने तरीके का कैपिटल गेन था? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। याद आया कि नहीं आया? मेरा बिल्कुल सीधा सच्चा तरीका था, बिल्कुल सीधा सच्चा तरीका, जिसके बारे में बार 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 हमने डिस्कस किया था। सेल प्रोसीड ले लो, याद आया कि नहीं आया? ये सेल प्रोसीड ले लो। कहां गई सेल प्रोसीड? ये आई, देखिए ये सेल है ना। चलिए, ये सेल प्रोसीड हो जाती थी। कुछ याद आया? ये याद दिख रही है आपको? फिर आपका क्या करते थे? माइनस सेलिंग एक्सपेंस। हो, सेलिंग एक्सपेंसेस क्या निकल कर आता था? नेट सेल प्रोसीड। और क्या माइनस करते थे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या निकल कर आता था? यस आया कि नहीं आया? और उसके बाद मैंने आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बताया था। दोनों में कोई अंतर नहीं था। यदि जुलाई 2023 के 24 के बाद से सेल हो रही है, 23 जुलाई 2024 के बाद से, देखिए आप फिर देखना सेल प्रोसीड। आप ऐसे ना देखो, ये सेल वही चीज, ये सेलिंग एक्सपेंसेस वही चीज, नेट सेल प्रोसीड। यहां भी क्या था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहां भी क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले 23 जुलाई 2024 से पहले यहीं पर नाम बदल जाता तो कहलाता था क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहां था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यहां अब भी क्या है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। पहले क्या होता था? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यानी कैपिटल गेन तो हमने निकाल लिया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सर जब एक ही तरीके से निकालना है तो फिर ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म करने से फायदा क्या है? मैंने कहा पहला पर्पस है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का, जो मैं आपको पहला बताया, टैक्स रेट का। मैंने साफ कहा था कि लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट कितना परसेंट? 12.5%। और शॉर्ट टर्म पर मैंने कहा था स्लैब। स्लैब मतलब जो इनकम टैक्स का स्लैब है टैक्स निकालने का, वही रेट एप्लीकेबल होगा। यदि आपकी हायर इनकम है तो आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में बने रहेंगे। लेकिन ये स्पेसिफिक टैक्स रेट है। बताइए कैसा टैक्स रेट है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब समझते हैं आप लोग? फ्लैट। फ्लैट। और फ्लैट कितना टैक्स रेट है? 12.5। तुम्हें पता, जब यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता था, क्या होता था? तब टैक्स रेट 20% होता था। कितना परसेंट होता था? 20% होता था। सरकार ने क्या किया चेंज? सरकार ने इंडेक्सेशन का बेनिफिट देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। सरकार ने किसका बेनिफिट देना बंद कर दिया? इंडेक्सेशन का बेनिफिट देना बंद कर दिया। और टैक्स रेट को 12.5% ला दिया। कहां से? 20% से। ये दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। सर मुझे एक बात बताइए, यहां से बहुत ही प्यारी बॉल आएगी और बहुत ही टेक्निकल तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। सर ऐसे टैक्स लगाएंगे, 12.5% टैक्स दे देंगे और 30% टैक्स दे देंगे, कमाओ और टैक्स दे दो, कमाओ और टैक्स दे दो। सर बचाने का भी तो कोई रास्ता होगा। टैक्स को बचाया कैसे जाएगा? टैक्स को कम कैसे किया जाएगा? कम करने के लिए कोई नियम कानून बनाए गए कि नहीं बनाए गए? मैंने कहा हाँ बनाए गए, कम करने का भी तरीका है। सर ये बताइए, ऑफिस के अंदर कोई क्लाइंट आएगा और आपको आके बोलेगा ये बताइए क्या हुआ मेरे साथ, तो आप क्या बताते हो? जैसे मैं कल एक क्लाइंट से डिस्कस कर रहा था तो मैंने उसे बताया देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। बोले सर क्या हुआ? मैंने कहा यार एक सेकेंड, मुझसे बोला यार क्या किया तो मेरे साथ क्या हुआ? मैंने कहा यार तुमने एक यार मकान खरीदा था, घर खरीदा था, एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसको तुमने बेच दिया है। बोले हाँ मैंने बेच तो दिया है। मैंने कितने में बेचा? बोले मैंने बेच दिया है 2.40 करोड़ का। हमने ये खरीदा कब था? बोले 2008 में खरीदा था, 2008 में खरीदा था। मैंने कहा आपने इसको खरीदा था 20 लाख का। कितने लाख का? 20 लाख का। बेचा कितने का? 2.4 करोड़। बताइए कितने का आपको फायदा हो गया?
2.20 करोड़ का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? अब आया तुम्हारे ऊपर इसके लिए क्या लगेगा? टैक्स। बोला तो यार इस पर टैक्स कितना आएगा? मैंने 2.20 करोड़ पर 12.5% के रेट से टैक्स लगा दो, 27 लाख 50। तो निकल कर आया 27,50,000। मैंने कहा 27,50,000 रुपए का टैक्स जमा कर दो। तो वो हंसने लगा, 27,50,000 का टैक्स जमा कर दे? कहां जमा कर दे? पैसा बचा ही नहीं, पैसा है ही नहीं, और होता भी तो भी 27,50,000 का टैक्स जमा हम नहीं करेंगे। यानी आपके पास कोई भी पर्सन आएगा तो वो टैक्स देने की सलाह लेने नहीं आएगा, कहेगा टैक्स देना ही होता। तो हम यहां ऑफिस में आते क्यों? हमें वो तरीका बताइए जिस तरीके से हमारे ऊपर टैक्स ना लगे, हमारे ऊपर टैक्स कम लगे। हम ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहते। तो आपके पास दो रास्ते हैं। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इनकम टैक्स सीधी सीधी बात करता है कि देख यार तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप ईमानदारी से 27,50,000 का क्या दे दे? टैक्स दे दे। सीधी सीधी बात कर ले। बोले नहीं, नहीं देना चाहते, तो फिर तुम्हारे पास दो रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता, टैक्स की चोरी कर लो, दो ही मती, टैक्स एवेजन। तुमने बेचा है, बताओ मती किसी को, चुपचाप पैसे खा लो, सब कर लो। मैंने कहा बच्चों ये मोदी युग है। कौन सा युग है? यहां टैक्स की चोरी करना संभव नहीं, नामुमकिन है। यानी अब आप टैक्स की चोरी कर लेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बोले सर टैक्स की चोरी कर नहीं सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा टैक्स बचाना सीखिए, टैक्स जानना, आप लगाना तो सीखा आपने। तो बोले टैक्स ये कैसे बचाया जाए, टैक्स पे बचाने का क्या तरीका होगा? मैंने कहा इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही इतनी स्कीमें दी हैं कि यदि हम उन स्कीमों का पालन करें, उन स्कीमों को फॉलो करें, तो हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसी टैक्स स्कीमों को कहा जाता है एग्जेम्पशन। देख रहे हो आप लोग? मेरा पेन नहीं चला, तुम लोगों को चल रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ये एग्जेम्पशन। ऊपर भी देखिए क्या दिखाई दे रहा है, एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब हुआ वो स्कीम जिन स्कीमों की मदद से, जिन स्कीमों के द्वारा आप अपनी टैक्स लायबिलिटीज को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ऐसी स्कीमों को सबसे पहले सीखना चाहिए। और आज मैं आपको यही स्कीम सिखाऊंगा, एक स्कीम सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी कैपिटल गेन की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा यार पहली टैक्स एग्जेम्पशन स्कीम है जिसका नाम रखा गया है सेक्शन 54। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टैक्स एग्जेम्पशन स्कीम। कौन कौन सी टैक्स एग्जेम्पशन स्कीम है? और यहां सेक्शन, पहला सेक्शन क्या बताया हमने? सेक्शन 54। सर क्या है ये सेक्शन 54? मैं यहां से एक लाइन शुरू करता हूं। यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी के बेचने पर, क्या कहा मैंने? यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी के बेचने पर कोई भी कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और यदि आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जानना सबसे जरूरी है। सेक्शन 54 बताता है कि यदि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची और हाउस प्रॉपर्टी के बेचने पर आपको किसी भी तरीके का फायदा हुआ है, तो सेक्शन 54 वाली स्कीम को फॉलो करिए और अपनी टैक्स लायबिलिटी को बचा लीजिए या कम कर लीजिए। सेक्शन 54 कहता क्या है? मैंने कहा यार यदि कोई भी पर्सन क्या सेल कर रहा है? हाउस प्रॉपर्टी। कौन हाउस प्रॉपर्टी सेल कर रहा है? दो लोग। कौन? इंडिविजुअल, HUF।
यदि कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कोई इंडिविजुअल कोई भी हाउस प्रॉपर्टी को सेल करता है, हाउस प्रॉपर्टी को सेल करता है, और हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके उसको होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो वो पर्सन अपनी कैपिटल गेन की लायबिलिटी को कम कर सकता है या बचा सकता है। ऐसा करने के लिए उसको दो काम करने पड़ेंगे। कितने काम करने पड़ेंगे? दो काम। क्या काम करने पड़ेंगे? कि यदि उसे कोई कैपिटल गेन हुआ है तो उसके पास पहली स्कीम है कि या तो वो कोई न्यू हाउस क्या करे, न्यू हाउस परचेज करो। क्या कर लो? नया घर खरीद लो, नया घर खरीद लीजिए, और या कोई न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट करा लीजिए। यानी सीधे शब्दों में कह दूं कि यदि आपने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी बेचकर कोई भी कैपिटल गेन हुआ है, पुराना मकान बेचकर आपको कैपिटल गेन हुआ है, सरकार कहती है टैक्स जमा ना करिए, जाइए नया मकान खरीद लीजिए या कोई नया मकान बना लीजिए, कंस्ट्रक्शन करा लीजिए, और नया मकान खरीदने में और बनाने में जो भी पैसा लगाएंगे, बेचने तो जो भी पैसा लगाएंगे उतने की आपको सेक्शन 54 के अंतर्गत क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। यानी सरकार चाहती है घर बेचो घर खरीदो, घर बेचो घर खरीदो। घर बेचने पर कैपिटल गेन होता है, तो घर खरीदने पर जो भी पैसा लगाएंगे कंस्ट्रक्शन के लिए और परचेज के लिए, तो उसकी आपको क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। यही छूट देखिए, ये देखिए, यही छूट आपकी कैपिटल गेन की लायबिलिटी को क्या कर देगा? घटा देगा। और कैपिटल गेन की लायबिलिटी को यदि घटा देगा तो टैक्स रेट भी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यस और नो? यदि ऐसा है, ये जानना है, तो इसके लिए समझना क्या जरूरी है? क्या बेचो, क्या खरीदो? पॉइंट आता है या तो खरीदो या बनाओ। अब फिर एक क्वेश्चन आता है, सर कब तक खरीद सकते हैं, कब तक बना सकते हैं? यानी इसके लिए भी ये नहीं है कि जब मन होए तब खरीदो और जब मन होए तब बेचो। इज इट क्लियर? व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर परचेज ऑफ द हाउस? What is the time period for purchase of the house or the construction of the house? मैंने कहा यार, जिस साल तुमने ये प्रॉपर्टी बेची उसका रिटर्न फाइल किया जाएगा। क्या फाइल किया जाएगा? अगले साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट तक आप नई प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 24-25 में कोई भी हाउस प्रॉपर्टी बेची, कौन से सन में बेची? 24-25 के रिटर्न फाइल करने की, यानी क्या फाइल करने की? ITR फाइल करने की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2025। तो नियम कहता है कि 31 जुलाई 2025 तक आप नया मकान खरीद लें या नया मकान बनवा लें। बोले सर, आपने अभी जो एग्जाम्पल दिया उसके तहत मैंने 2,40,00,000 का बेचा था, 20 का खरीदा था, मेरा कैपिटल गेन कितने का था? 2,20,00,000 का था। बताइए, ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। मैं इतनी जल्दी मकान को कैसे खरीद सकता हूं, बनवा सकता हूं? मैंने कहा यार देखो, ये तो तुम अच्छे से जान लो, कब तक का समय है? ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ देयर अराइज एनी कैपिटल गेन, if there arise any capital gain, you can purchase a new house or construct a new house। कब तक कर सकते हैं? मैंने कहा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट तक आप मकान खरीद लीजिए या मकान बना लीजिए, आपके लिए आसान रहेगा। बोले सर, इतना जल्दी मकान का डिसीजन लेना, खरीद लेना या बना लेना पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल नहीं होता है। घर है सर, मकान है, घर है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो खरीद ली और बेच दिया। घर घर की तरह से खरीदा जाता है। तो सरकार ने सोचा यार बात तो सही कह रहा है, सही तरीके से सोचा जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा चलिए हम 31 जुलाई की डेट की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि आप
ये नया मकान खरीद लीजिए, टेक्निकल समझिएगा, 2 साल के अंदर। चलो यार, कितने साल के अंदर? 2 साल के अंदर। चलिए 2 साल का समय दिया सरकार ने। यू कैन परचेज अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस विद इन 2 ईयर, विद इन 2 ईयर। बोले और कंस्ट्रक्ट अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस विद इन 3 ईयर। चलिए यार, 2 साल खरीदने के लिए और 3 साल बनाने के लिए दिए। बोले चलिए हमने आपका टाइम पीरियड बढ़ा दिया ना, खरीदने के लिए बढ़ा दिया और बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए बढ़ा दिया। लेकिन ध्यान रखना, बस ये टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान रखना ये पैसा ये अपने पास सेविंग अकाउंट में नहीं रखोगे, इस पैसे की एफडी नहीं बनवाओगे। बोले तो फिर क्या करेंगे? मैंने कहा आप 31 जुलाई से खरीद लें या 31 जुलाई तक बनवा लें, और यदि आपको लगता है कि 31 जुलाई तक ना आप खरीद सकते हैं ना बनवा सकते हैं, तो जाइए इस पैसे को कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट, क्या नाम कहा मैंने? कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर दीजिए। कहां जमा कर दीजिए? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दीजिए। कहां जमा कर दीजिए? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर। कब तक? नहीं खरीदो कोई बात नहीं, लेकिन ना खरीदने के बाद ये पैसा अपने सेविंग अकाउंट में नहीं रखोगे, जाइए और कहां पर अकाउंट में जमा कर दीजिए? कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कर दीजिए। और इस जमा किए गए पैसे से, जो कहां जमा किया है आपने? कैपिटल गेन में, 2 साल के अंदर मकान में खरीद सकते हो और 3 साल के अंदर पैसा बनवा सकते हो, मकान बनवा सकते हो, आपको छूट मिल जाएगी। यानी क्या नियम कहता है कि इफ देयर अराइज एनी कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, the assessee should purchase a new house within 2 years or construct a new house within 3 years. The money should be invested before the filing of income tax return. Suppose if the person cannot purchase the house before the filing of income tax return, or cannot construct the house before the filing of income tax return, then the money should be deposited in capital gain account. Then the money should be deposited in capital gain account before the due date of filing income tax return. यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले वो पैसा कहां जमा करना पड़ेगा? कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। एंड डिपॉजिटेड मनी, जो पैसा डिपॉजिट कर दिया है, डिपॉजिटेड मनी शुड यूटिलाइज, को यूटिलाइज किया जाएगा विद इन 2 ईयर फॉर द परचेज ऑफ हाउस। यानी पैसा जो बैंक में जमा करे आए हो कैपिटल गेन अकाउंट में, उस डिपॉजिट किए गए पैसे से 2 साल के अंदर क्या करोगे? मकान खरीद लो, 3 साल के अंदर मकान बनवा लो। कहां से पैसा निकाल के बनाओगे? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम से, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम से। और यदि ऐसा करते हो तो देन आपको एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये जो कैपिटल गेन में डिपॉजिट किया गया पैसा है, ये डिपॉजिट किए गए पैसे से हमने कैपिटल गेन की छूट ले ली, कैपिटल गेन की छूट ले ली। सर हम कहीं भी मकान खरीद सकते हैं। मैंने कहा पहले ससुरा यही हुआ करता था, लोग इंडिया में प्रॉपर्टी बेचते थे और दुबई में खरीद रहे थे, क्योंकि इनकम टैक्स में ऐसी कोई रोक नहीं थी कि कहां खरीदना है और कहां बेचना है। बाद में सरकार ने स्कीम बनाई कि मकान खरीद लो या मकान बना लो। कहां खरीदो और कहां बनाओ? इन इंडिया। कहां? ये मकान खरीदोगे कहां? इंडिया में। बनवा लो कहां? इंडिया में। इंडिया के बाद यानी जो गोमती नगर वाले लोग पहले आते थे, गोमती नगर की अपनी महंगी प्रॉपर्टी बेच दी, यहां से गए अमेरिका, लंदन, वहां जाके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, और इन्ना तो इंडिया में इनकम टैक्स दिया और प्रॉपर्टी कहां खरीद ली गई? विदेश में खरीद ली गई। सरकार ने कह दिया कि यू कैन इन्वेस्ट द मनी इन द हाउस प्रॉपर्टी, बट वेयर? इन
इंडिया। इन इंडिया के बाहर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। बोले सर एक बात बताइए, पैसा हमने कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कर दिया, मैंने हाँ कर दिया। 2 साल का टाइम है, ये कौन से डेट से लगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये 2 साल है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल। ये भी 3 साल है, कहां से? डेट ऑफ सेल से। बेचने की डेट से 2 साल, और बेचने की डिपॉजिट की डेट नहीं, बेचने की डेट के 2 साल के अंदर। देखिए, बेचने की डेट के 2 साल के अंदर मकान खरीदो, बेचने की डेट के अंदर 2-3 साल के अंदर मकान बनवाओ। सर एक बात बताइए, हमने कैपिटल गेन अकाउंट में जमा किया, हमने कैपिटल गेन अकाउंट में क्या कर दिया? जमा कर दिया। हमने कहा मान लीजिए 2 करोड़ रुपए जमा कर दिया, और हम केवल 2 करोड़ रुपए में मकान हमने खरीद भी लिया और बनवा डाला, खरीद के बनवा डाला सब। बताइए अब कोई टैक्स लगेगा? इफ द डिपॉजिटेड मनी यूटिलाइज for the purchase of house or for the construction of house within stipulated time period, ये 2 साल और 3 साल के अंदर डिपॉजिट किया गया मनी आपने क्या कर लिया? इस्तेमाल कर लिया। then there is no unutilized amount in the deposit account, yes or no? Yes, sir. Nothing shall be chargeable to tax. अब सपोज मैं यहां कहूं कि आपने कितना जमा किया था? 2 करोड़ रुपए कर दिया था। 2 करोड़ जो डिपॉजिट किया था, उस डिपॉजिट किए गए पैसे से आपने 1.5 करोड़ रुपए का ही इस्तेमाल मकान खरीदने के लिए या मकान बनवाने के लिए किया। तो मुझे बता दो कितना अमाउंट अनयूटिलाइज रहा? कितना अमाउंट अनयूटिलाइज्ड है? द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट इज 50 लाख रुपीज। इफ द डिपॉजिटेड मनी not utilized for the purchase of house, for the construction of house, then the unutilized amount shall be chargeable to tax. दिमाग के अंदर पूरी पिक्चर क्लियर चल रही कि नहीं चल रही? यदि पैसा आपने नया मकान खरीद सकते हो, खरीद लिया, छूट मिल गई, बनवा सकते हो, बनवा लिया, छूट मिल गई। मान लीजिए 31 जुलाई आज आ रही है, ना हम खरीद पाए ना हम बनवा पाए हैं, समय तो निकला चला जा रहा है। जाके क्लाइंट बोला यार अब तो समय निकला जा रहा, बताओ क्या करें? न तो कोई मकान ऐसा मिल रहा जो खरीद ले, न कोई ऐसी जगह जल्दी से बनवा लें, तो क्या करें? हम कहेंगे चलो तुम मेरे साथ कैपिटल गेन अकाउंट खोल दो। कहां खुलेगा? अब मैं बैंकों में खुलेगा, जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट खुलता है, उसी तरीके से कौन सा अकाउंट खुलता है? कैपिटल गेन, बस उसका नाम अलग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुल जाए, कैनरा बैंक में खुल जाए, किसी बैंक में आप नेशनलाइज बैंक में खुला लीजिए, कहीं भी खुला लीजिए, आप कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा जमा कर दीजिए। जब आप मकान खरीदेंगे तो बस जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट की चेक काटते हैं, उसी तरह से आप कहां की चेक काटेंगे? कैपिटल गेन अकाउंट की चेक काटेंगे। कंस्ट्रक्शन कराएंगे, जैसे आप सेविंग अकाउंट की चेक काटते हैं, कैपिटल। बस अंतर क्या है? सेविंग अकाउंट पर आप सरकार की नजर नहीं रहती है, लेकिन कैपिटल गेन अकाउंट पर सरकार की नजर रहेगी कि यदि आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया और डिपॉजिट करने के बाद उस पैसे को इस्तेमाल भी करना है। क्या करना है? लोग जनरली यही चूक जाते हैं, लोग जमा तो कर देते हैं और जमा करने के बाद ये भूल जाते हैं कि इस पैसे को 2 साल के अंदर किसमें इस्तेमाल करना है? खरीदने में। 3 साल के अंदर किसमें इस्तेमाल करना है? बनाने में। और यदि आप ये भूल गए और आपने ये कोई पैसा इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या होगा बताओ दोस्तों? जितना अनयूटिलाइज्ड अमाउंट होगा दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। सर मुझे एक बात बताइए, हमने मकान खरीदने के लिए, बनाने के लिए ये सब कर दिया, तो आप जरा एक लाइन में फिर पूरा सेक्शन 54 पढ़ा सकते हैं हमको, जो समझ में आ जाए। मैंने कहा सेक्शन 54 क्या कहता है? घर बेचो, घर खरीदो। किसको ये छूट मिलेगी? इंडिविजुअल एचयूएफ को। कब मिलेगी? तीसरा सवाल क्या हुआ? कब मिलेगी? फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन the assessee should purchase a new residential house or construct a new residential house within 2-year purchase, within 3-year construction. If the house property is not purchased or not constructed before 31 July, before the due date of filing income tax return, before the due date of filing income tax return, नियम कहता है the amount should be deposited in capital gain account before the due date of filing income tax return, और डिपॉजिट करते ही सरकार आपको छूट दे देगी, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट कंडीशन एक है,
कंडीशन ये है कि यदि आपने ऐसी छूट ले ली है तो याद रखिएगा कि जो डिपॉजिट किया मनी है, द डिपॉजिटेड मनी शुड यूटिलाइज विद इन 2 ईयर फॉर द परचेज ऑफ हाउस और विद इन 3 ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। क्वेश्चन था कब से डेट, ये 2 साल और 3 साल कब से काउंट किए जाएंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। बोले सर ये बताइए कितनी छूट मिलेगी, यानी यदि हमें कैपिटल गेन हो रहा है तो कितनी छूट मिलेगी? अमाउंट ऑफ डिडक्शन। क्या बोला बेटा मैंने क्या कहा? क्या मिलेगी? क्या चीज कही? अमाउंट ऑफ डिडक्शन। कितना? मैंने कहा कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट इन हाउस विच एवर इज लोअर। मान लीजिए आपको कैपिटल गेन हुआ था कितने रुपए का बताओ? 2 करोड़ का हुआ था, 2 करोड़ 20 लाख का हुआ था। आपने इन्वेस्ट किया 2 करोड़ रुपए, तो छूट कितने की मिलेगी? 2 करोड़ 20 लाख की या 2 करोड़ की? कैपिटल गेन 2 करोड़ 20 लाख और इन्वेस्टमेंट बोलो कितना हुआ? 2 करोड़ विच एवर इज 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ की आपको छूट मिलेगी। कितने की छूट मिलेगी? कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस विच एवर इज लोअर, इसकी छूट मिलेगी। सर मुझे एक बात बताइए, कितनी भी छूट मिल सकती है क्या? मैंने कहा नहीं, कितनी भी छूट नहीं मिल सकती ना। बोले तो फिर बताइए ना कितनी छूट मिलेगी। मैंने कहा पहले के जमाने में मकान सस्ते सस्ते बिकते थे, 2 करोड़ 3 करोड़ बहुत बड़ी फिगर मानी जाती थी। आज तो मकान 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ के बिक रहे हैं। सरकार ने कहा सब छूटा ही ले लेंगे क्या? तो सरकार ने कह दिया दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल अप टू 10 करोड़ ऑफ द कैपिटल गेन। सेक्शन 54 की छूट किसको मिलेगी? कैपिटल गेन 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि किसी का कैपिटल गेन 10 करोड़ से ज्यादा आ रहा है तो उसे सेक्शन 54 की छूट नहीं मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी 10 करोड़ से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी, जो मिलेगी तो 10 करोड़ तक की ही छूट मिलेगी। यानी यदि किसी का कैपिटल गेन 10 करोड़ से ऊपर चला गया तो सेक्शन 54 का आनंद नहीं ले पाएगा। सर एक बात बताओ, मेरे पास मकान था, मैं एक बुजुर्ग पिता, आप कह रहे हो एक मकान बेचो एक मकान खरीदो। बोले घर में लड़ाई इस बात की तो है। मैंने कहा लड़ाई है तभी बेच रहे? बोले और काय बेच रहे? बोले काय बेच रहे हो? बोले बेच ये रहे कि बेटा बहू कहते हम अलग रहेंगे, वो साथ रहने को तैयार नहीं है, तो हमने मकान बेच दिया, लेकिन वो बेटा बहू तो अपने साथ हमें रखेंगे नहीं। बोले अच्छा इतनी बुरी हालत है? नालायक लौंडा लटिया, तो ऐसा ही होएगा। बोले तो फिर क्या सोच रहे हो? बोले हम चाहते हैं 2 मकान खरीद लें, और आप बार बार चिर्रा के बोल लो एक वन हाउस वन हाउस वन हाउस वन हाउस वन हाउस। 2 मकान के बारे में बताओ ना कुछ। मैंने कहा सरकार ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि यदि कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से कम है, कितने करोड़ से कम है? 2 करोड़ से कम है। कितने करोड़ से कम है? छोटे लोगों के लिए सरकार ने कहा 2 करोड़ से नीचे, देन आप अपनी एक बार, कितने बार? एक बार 2 मकान ले सकते हैं। यानी आप जो आप मकान खरीद रहे हैं ना, तो आप वन हाउस की जगह कितने मकान भी खरीद सकते हैं? 2 मकान भी, यानी मैक्सिमम 2 मकान तक खरीदने की आपको क्या मिल सकती है? छूट मिल सकती है। तो आपको ऐसा लगता है कि एक मकान पर ही छूट मिलेगी, ये छूट कितने मकानों पर मिल सकती है? 2 मकानों पर मिल सकती है। बोलिए यस और नो। मैं सारे टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं। बताइए छूट कब मिलेगी? मकान बेचो मकान खरीदो। सर और कोई नियम है? और कोई भी बात बताना चाहते हैं? मैंने हाँ एक चीज और बताना चाहता हूं। बोले क्या? मैंने कहा आपने जो नया मकान खरीदा और जो मकान बनाया है, इसका लॉक इन पीरियड भी है। क्या कहा मैंने? बोले सर लॉक इन पीरियड का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा द न्यू रेजिडेंशियल हाउस या न्यू हाउस प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है, किस लिए खरीदी है? टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54। किसके लिए खरीदी है? सेक्शन 54 के बेनिफिट के लिए खरीदी कि नहीं खरीदी? सच न्यू प्रॉपर्टी, वो नई प्रॉपर्टी आप नहीं सेल कर सकते, नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। क्या नहीं करेंगे? सेल नहीं करेंगे 3 ईयर। कितने साल तक नहीं बेचेंगे? यानी
सेक्शन 54 के बेनिफिट के लिए आप हो सकता मकान खरीदा हो सकता मकान बनवाया हो। तो जो खरीदा गया मकान और बनवाया हुआ मकान है, ये कितने साल तक आप नहीं बेच सकते? 3 साल तक इस मकान को आप बेच नहीं सकते। बोले सर मान लो बेच दिया तो तब क्या होगा जाकर? मैंने कहा यार यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी यानी कितने साल तक सेल कर दी? 3 साल के अंदर सेल कर दी, यानी बेच नहीं सकते। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने कहा सेल प्रोसीड थी 2 करोड़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 1 करोड़, आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 1 करोड़। आपने सेक्शन 54 की छूट ले ली और आपने नया मकान खरीद लिया 80 लाख का। कितने लाख का खरीद लिया? 80 लाख का। बताइए कितने पे टैक्स लगेगा? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा और इसके ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया 12.5% के रेट से। कितना पे कर दिया? 2.5 लाख। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? अब आपने नया मकान कितने का खरीद लिया है? 80 लाख का। टैक्स की बेनिफिट तो ले ही ली ना आपने, छूट तो ले ही ली। बट नियम कहता है कि जो 80 लाख का मकान खरीदा है, इस 80 लाख के मकान को कितने साल के अंदर नहीं बेचोगे? 3 साल तक नहीं बेचोगे। बोले बेच दिया तो क्या होगा? मैंने यदि बेच दिया तो फिर आपका पुराना जो एग्जेम्पशन मिला था, क्या मिला था? इसे हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ एग्जेम्पशन। क्या कहते हैं? फॉरफीचर ऑफ एग्जेम्पशन। इफ यू क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54 then you cannot dispose of your property within 3 years. If you dispose of the property within 3 years, then your exemption जो आपको मिल चुका है shall be forfeited. ये forfeit कर लिया जाएगा and the amount shall be chargeable to tax. Following amount shall be chargeable to tax. बोले वो कैसे निकाला जाएगा? वो following amount कैसे निकाला जाएगा? मैंने कहा मान लीजिए कि ये आपने 80 लाख का खरीदा था। कितने खरीदा था? 80 लाख का खरीदा था कि नहीं खरीदा? और इस 80 लाख का खरीदा हुआ मकान आपने 1 करोड़ 20 लाख का बेच दिया। तो टैक्स निकालने का तरीका क्या होगा जरा समझिए। सेल, देखिए ये तो पुराना कहानी हो गई। सेल प्रोसीड जो भी होगी उसमें से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जितने में प्रॉपर्टी खरीदी गई है, में से माइनस कर दोगे इसी अंदर में एग्जेम्पशन। क्या माइनस कर दोगे? एग्जेम्पशन 54। जो बच के आएगा दैट इज टैक्सेबल। अब मैं यहां 2 खेल दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, देखो जरा यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपने ये प्रॉपर्टी कितने की बेच दी? 1 करोड़ 20 लाख की। आपने नई प्रॉपर्टी कितने की खरीदी थी? 80 लाख की। बताइए एग्जेम्पशन भी कितने का मिला था? पूरा 80 लाख का ही एग्जेम्पशन मिला था। तो यहां पर क्या आ गया? 0। तो कितने पर टैक्स देना पड़ेगा? क्लियर और नॉट क्लियर? देखिए मैंने क्या कहा, सेल प्रोसीड में से माइनस करो। क्या माइनस करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस क्या करोगे? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। जो बच के आएगा वो माइनस किससे कर दोगे? सेल प्रोसीड से। जो बचेगा दैट अमाउंट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। मैं जरा यहां पर एक खेल और दिखाता हूं आपको। मान लीजिए हम आपसे ये कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा, छोटी बात थी। हमने कहा मान लीजिए आपको कैपिटल गेन 1 करोड़ का हो गया। कितने करोड़ का हो गया? 1 करोड़ का हो गया। और आप बोले सर हमने नई प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख की खरीदी है। कितने की? मैं कहता हूं 1 करोड़ 10 लाख की खरीद लेते हो। चला कितने खरीद ली? बताइए छूट कितने की मिलेगी सेक्शन 54 की? मैंने साफ कहा था एक्चुअल कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस विच एवर इज लोअर। बताइए छूट पूरी 1 करोड़ की मिल गई। तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या रहा? नील। और यहां टैक्स क्या रहा? अब आपने जो ये मकान 1 करोड़ 10 लाख का लिया था उसको कितने में बेच दिया? अब मैं आपके सामने रखूं, ऐसे समझ में आ जाएगा पूरी चीज। बताइए नया मकान खरीदा कितने का था?
एग्जेम्पशन कितने की मिली थी? 1 करोड़। मुझे बताइए, खरीदा था आपने 1 करोड़ 10 लाख का, छूट कितने की मिली थी? 1 करोड़ की। बताइए यहाँ कितनी कॉस्ट रह गई? 10 लाख रह गई कि नहीं रह गई? माइनस कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा? 1 करोड़ 10 लाख। दैट अमाउंट शैल बी चार्जेबल टू। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब मैं 2 मिनट का आपको समय देता हूं, ठीक है कि ठीक है? 2 मिनट का समय देता हूं और 2 मिनट के बाद फिर आप हमसे इससे क्वेश्चन पूछिए। क्लियर? तो पूरा एक बार जरा रिवाइज कर लीजिए आप 1 मिनट के लिए। 3 साल वाली लिमिट परचेज और कंस्ट्रक्शन दोनों पे जी आपने बताई थी कि सेक्टर 50। बिल्कुल, खरीदे हुए मकान को बेचो या बनवाए हुए मकान को बेचो, लॉक इन पीरियड कितना रहेगा? 3 साल ही रहेगा। तो जो आप 2 घर खरीदने का बोल रहे थे उसमें कैपिटल गेन की लिमिट क्या थी? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ से कम हुआ। 2 करोड़ या उससे कम होगा चाहिए। और सर ये जो एग्जेप्शन 54 सेक्शन के अंडर मिलता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पे मिलता है? केवल लॉन्ग टर्म पर, ओनली लॉन्ग टर्म। एसटीटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये इक्विटी शेयर जब लिस्टेड कंपनी के खरीदे बेचे जाते हैं तो वहां लगता था, अभी भी लगता है। आजा बच्चों, कितने ऊपर तो क्या आए हैं हाथ दर्द करके? सामने दिख रहा है आपको सेक्शन 54? देखिए सामने, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कौन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ। कंडीशन,
there should be transfer of a residential house property, land or building. It must be long term capital assets. The income from such house where the amount of capital gain exceeds 2 crore, where the amount of capital gain exceeds 2 crore, only one residential house property in इंडिया शब्दों पे ध्यान दिया? मैं जितना बोला हूं वही सब आपको सामने दिख रहा है। क्लियर और नॉट क्लियर? दूसरी चीज क्या है, कब खरीद सकते हो? परचेज विद इन 1 ईयर और बिफोर 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर। ये पॉइंट और था। 1 ईयर बिफोर का मतलब क्या था कि यानी बेचने की डेट से 1 साल पहले और 2 साल बाद तक। भाई आप मकान बेचने जा रहे हो, सरकार कहती है पहले खरीद के धर लो, ऐसा ना हो कि मकान बिक जाए और सड़क पे आ जाओ। तो सरकार ने कहा खरीद सकते हो कब? 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर। और कंस्ट्रक्शन के लिए कितना? 3 साल। वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। तो बताइए कि इंडिविजुअल एचयूएफ कितने ये कर सकता है? 1 साल के अंदर और 2 साल तक परचेज कर सकता है, 3 साल के अंदर बना सकता है, लेकिन कितने? कितने हाउस? कितने हाउस? क्लियर और नॉट क्लियर? अब भैया नियम आया कि मान लीजिए आपको कोई कैपिटल गेन होता है और आपको कैपिटल गेन पर कोई डिपॉजिट स्कीम में जाना चाहते हैं, तो डिपॉजिट स्कीम बताइए कहां तक जाएंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पैसा जमा करना होगा कहां? इन कैपिटल गेन अकाउंट में। और डिपॉजिट करेंगे पैसे को किसमें इस्तेमाल करना होगा? बनाने में और है ना, करने में क्या करना होगा? इस्तेमाल करना होगा। वही बात बताई कि नहीं बताई आपको? सारी चीजें क्लियर हैं? आइए बेटा, अब हम सारी चीजें आपको बता चुके हैं, अब हम आते हैं कुछ सवाल लगाने की बात करते हैं। आइए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक करें? बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का था? 2.5 करोड़। एंड द कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस कितनी थी? 3 करोड़। द एंटायर अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.5 करोड़। विल बी एग्जेम्प्टेड। अरे ये कहां से निकाल के ले आए हैं? कहीं से अगर 3 साल के पहले बेच अरे कहीं क्वेश्चन भाई ये रहा। आइए सवाल बढ़े, सिर्फ क्वेश्चन था 2 पूछिए। कि जो है एक लिमिट है कि हाउस जो 1 साल ट्रांसफर से पहले भी परचेज कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी ऐसा कुछ है कि नहीं, purchase केवल परचेज के लिए। फॉर द परचेज ऑफ हाउस द असेसी कैन परचेज 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर, और फॉर कंस्ट्रक्शन विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। अब आइए जरा देखते हैं, एक सवाल लगाते हैं जाके। बताओ क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा, क्या कह रहा है बताओ। सीधे सीधे साफ कहता है, कौन? मिस्टर सी परचेज अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन 20 जुलाई 2023 फॉर 10 लाख एंड मेड सम एडिशन ऑफ द हाउस ड्यूरिंग 2 लाख रुपए अगस्त 2023। He sold the property in April 2025 20 लाख रुपए। Out of the sale proceed he invest 5 लाख to purchase another house property in September 2025। What is the amount of capital gain? बताइए, ये प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर बेची जा रही है या 2 साल के बाद? ये बताओ बस हमको। बताओ डेट ऑफ परचेज क्या है? अरे आप देखना तो सीखो है, कब है बताइए? डेट ऑफ परचेज क्या है आपकी? हैं? 20 जुलाई 2023। देखिए 20/7/23 को परचेज किया और बेचा कब है बताइए? उसने 1 अप्रैल 25, 1/4/25 को सेल कर दिया। कोई पूछेगा पहले तो कैपिटल गेन बताओ, तो मैंने कहा यार देख यार, ये पहले तो ये जानो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म? 2 साल के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म, 2 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। यहां प्रॉपर्टी कब बेची गई है? 2 साल के अंदर बेची गई है, और 2 साल के अंदर बेचोगे तो कैसा कैपिटल गेन होगा? शॉर्ट टर्म। कैसे निकालोगे? सेल प्रोसीड 20 लाख माइनस कुछ दिए हैं क्या? नहीं दिए, छोड़ दीजिए। नेट सेल प्रोसीड कितना? 20 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताइए इसने कितने की खरीदी थी प्रॉपर्टी? 10 लाख की। तो ये 10 लाख हो गए भैया, यस, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना?
2 लाख, और ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 8 लाख रुपए का। सर इस आदमी ने नया मकान खरीद लिया है 5 लाख का, और अच्छी बात यह सितंबर 25 ही में खरीद लिया है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल करने से पहले ही खरीद लिया है। मैंने कहा दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, किसी तरीके की कोई सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। यानी क्या सेक्शन 54 की छूट मिलेगी? तो जवाब आया नो, और पूरा 8 लाख के ऊपर कैपिटल गेन देना। यदि यहीं पर आदमी 20 तारीख के बाद सेल करता, 20 जुलाई 25, यानी अप्रैल में बेच ना बेचकर कब बेचता? जुलाई 25 के बाद सेल करता। क्लियर और नॉट क्लियर? समझ पा रहे हो? यानी 2 साल बीतने के बाद तो क्या होता बताओ? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता, और लॉन्ग टर्म हो जाता तो जो 5 लाख रुपए का उसने कैसा खर्च किया है, इससे ये क्या मिल जाती? छूट मिल जाती। अभी उसे कोई छूट नहीं मिलेगी। क्लियर और नॉट क्लियर? बताइए, करिए अपनी कॉपी पर, तभी तो आएगा। ये लीजिए सामने लिखा हुआ है। बोले सर एक बात बताइए, जरा एक आध सवाल लगवाइए तो पता लगे कि कुछ बढ़िया सा पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मैंने कहा ये बच्चों जरा इसको छोटा करें, जरा छोटा करें तो हम जरा लिखना शुरू करें। बच्चों देखिए, अब हम सेक्शन 54 में हम लोगों ने वो पढ़ा, सेक्शन 54 तो पढ़ लिया। बोले सर सेक्शन 54 के कुछ सवाल लगवाइए। मैंने कहा पहले मैं क्वेश्चन बनाता हूं आपके सामने, ठीक? लिखिए बेटा, मिस्टर एक्स परचेज हाउस ऑन 20/5/2020 12 लाख। दिख रहा है बच्चों आपको? बताओ कितने का खरीदा? 12 लाख का खरीदा उसने। ठीक है कि ठीक है? थोड़ा बड़ा कर दूं? दिख ना रहा हो तो बड़ा कर दूं? सर थोड़ा सा बड़ा करिए ना। ये देखिए, उसने मकान कितने का खरीदा? 12 लाख का। चलिए फिर लिखिए, फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्शन 2021-22 3 लाख की। कितने का कंस्ट्रक्शन कराया उसने? फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कराया, कितने का? 3 लाख का। फिर उसने सेकंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कराया, सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया 22-23 में, और उसमें उसने 7 लाख फिर लगा दिए। कितने लगा दिए? 7 लाख लगा दिए। कितने लाख लगा दिए? 7 लाख। ठीक है कि ठीक है? अब उसने ये तब पैसा खर्च कर चुका था। 2024-25 में
उसने एग्रीमेंट किया, क्या किया? एग्रीमेंट टू सेल टू एक्स। किसको किसको बाई को बेचने का एग्रीमेंट किया? किसको? बाई को बेचने का एग्रीमेंट किया। और एडवांस रिसीव किया, कितना? एडवांस 1,00,000। कितने रुपए का एडवांस लिया उसने? 1,00,000 रुपए का एडवांस लिया। अब बाई मकान खरीद नहीं पाया, क्या नहीं कर पाया? बाई ने कोई मकान नहीं खरीदा, ये मनी उसने फॉरफीट कर लिया। क्या कर लिया? फॉरफीट। अठारह सितंबर 2025 को, कब बेटा? 18 सितंबर 2025 को एक्स ने ये मकान बेच दिया। क्या कर दिया? हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड 40 लाख की, और सेलिंग एक्सपेंसेस हुए 10,000 रुपए। उसने बेचने में खर्चे कितने किए? 10,000 रुपए के किए। क्लियर? मुझे बताइए, उसे जो भी कैपिटल गेन होगा, और यदि वो कैपिटल गेन टैक्स बचाना चाहे तो उसके पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन क्या है? एक क्या ऑप्शन है? अभी नया मकान खरीदे। तो लिखिए बेटा, टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54 he purchased a house on 10 जुलाई 2026, 15 लाख रुपए उसने क्या कर दिए? क्या कर दिए? मकान खरीदने में लगा दिए। कर दिए कि नहीं कर दिए? कितने रुपए? 15 लाख किसमें लगा दिए? मकान खरीदने में। और फिर उसने क्या किया? डिपॉजिट स्कीम में। किसमें बेटा? डिपॉजिट स्कीम में उसने 15 लाख जमा कर दिए, 10 अगस्त 2026 को, या 1 अगस्त 2026 को, नॉट 10 अगस्त। कब किया उसने? 1 अगस्त 2026 को कर दिए, 1 अगस्त 2026 को। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। क्या करना है हम लोगों को? कैपिटल गेन का अमाउंट क्या करना है? कैलकुलेट करना है। सर आप बताइए कैसे करोगे? मैंने कहा तुमने सवाल पढ़ लिया? बोलो, कुछ समझ में आया? देखिए मैं समझाता हूं। हमारा तरीका बिल्कुल सिंपल था। उसने कब बेचा है मकान? बताइए, हाउस प्रॉपर्टी कब बेची उसने? 18 सितंबर 25 को, यानी ये 2025-26 में बेची है, 2025-26। यानी ये कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा या इनकम टैक्सेबल होगी, कौन से सन में होगी? 2025-26 में होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब 25-26 में कितनी इनकम पर टैक्स लगेगा? अब हम उसकी क्या निकालते हैं? कैपिटल गेन से रिलेटेड उसकी इनकम निकालते हैं। बताइए उसने बेचा कितने में है? आप कहते हो उसने बेचा है 40 लाख में। मेरी सेल प्रोसीड 40 लाख हो गई। उसने सेलिंग एक्सपेंसेस कितने किए? 10,000 रुपए के। तो 10,000 रुपए के सेलिंग एक्सपेंसेस कर दिए। बताइए नेट सेल प्रोसीड कितनी हो गई? 39,90,000 हो गई। कहिए हाँ। अब मुझे बताइए कि उसने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने की है? उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने की है? बोले साहब उसने खरीदा था 12 लाख का,
बहुत बढ़िया। उसने पहला इंप्रूवमेंट कब कराया था? 21-22 में। कितने रुपए लगाए थे? 20 लाख। ये भी तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गई। फिर उसने 22-23 में भी इंप्रूवमेंट कराया। 7 लाख। बेटा जितना भी इंप्रूवमेंट में पैसा लगेगा सब खर्चा ही तो माना जाएगा। यस सर। बोलो यस। बेटा बता दो कितना निकल कर आ गया? माइनस कर दो। 17,90,000। यानी 17,90,000 रुपए पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यदि वो टैक्स नहीं देना चाहता, पहले तो ये जानिए कि ये कैसा कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? बोलिए। लॉन्ग टर्म है, टर्म है। शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। तो कैसे पता लगा? उसने बेचा, खरीदा था 25-20 में और बेचा कब है? 25 में। तो ये कैसा कैपिटल गेन हो गया? बोलिए यस। यदि वो सेक्शन 54 का छूट लेना चाहे तो उसके पास दो चॉइस है। चॉइस नंबर 1, ही शुड परचेज अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस 1 year बिफोर और 2 year आफ्टर, और कंस्ट्रक्ट अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस विद इन 3 years. He can get the benefit of deposit scheme. For taking the benefit of section 54 of the deposit scheme, the money must be deposited in capital gain account before the due date of filing income tax return, and deposited money should utilize within 2 years for the purchase of house or within 3 years for the construction of house. If the amount is not so fully utilized, then the unutilized amount shall be chargeable to tax. Second point, फॉरफीचर ऑफ एग्जम्पशन। कभी ये एग्जम्पशन आपकी क्या कर ली जाएगी? फॉरफीट कर ली जाएगी। सच न्यू रेजिडेंशियल हाउस विच इज परचेज बाय गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54, सच न्यू प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ट्रांसफर विद इन 3 years. इफ इट इज ट्रांसफर विद इन 3 years, then the exemption shall be forfeited and the amount shall be chargeable to tax. उसका भी मैंने तरीका बताया था आपको, कैसे निकाला जाएगा? सेल प्रोसीड में से माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दो एग्जेम्पशन, जो नेट कॉस्ट आएगी वो कैपिटल गेन निकाल कर देगी। यहां इसने दो काम किया। पहला 15 लाख रुपए का मकान खरीद लिया, लेकिन कब खरीदा था? 10 जुलाई 2000। सही है, मिल जाएगी। ये 10 लाख की मिल गई, 15 लाख की मिल गई। बोले सर उसने 15 लाख रुपए 1 अगस्त को बैंक में जमा कर दिए। कौन सी डेट थी ये? ड्यू डेट निकल गई। जिनके कल रिटर्न फाइल हो गए, जिनके आज करोगे वो सब 0.5% की पेनल्टी देंगे। आज 1 अक्टूबर है, मतलब 10 नवंबर है, जो आज की साल की ड्यू डेट थी। इस ड्यू डेट तक कर लोगे, जिन्होंने कल तक कर लिया उन्हें छूट मिल गई, और जो आज करेंगे एक ही दिन का तो अंतर है, उनके ऊपर हपक के पेनल्टी लगेगी। यानी हमने 15 लाख रुपए 1 अगस्त को जमा किए हैं, लेकिन इस डिपॉजिट स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कितने अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा? 2,90,000। मान लीजिए इस आदमी ने 31 अगस्त को यह पैसा जमा कर दिया होता। कब जमा कर दिया होता? ये 1 अगस्त की जगह क्या होता? 31 जुलाई। तो फिर माइनस कर लेते। तो कितना माइनस करते? 15 लाख। एग्जेम्पशन का मनी, एग्जेम्पशन का अमाउंट कैपिटल गेन से ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना, हाउ मच एग्जेम्पशन कैन यू क्लेम? द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन शैल बी द एक्चुअल कैपिटल गेन और द इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर। तो आपको 2,90,000 की छूट मिल जाती, और यहां कैपिटल गेन आपका क्या हो जाता? 0 हो जाता। कैपिटल गेन क्या हो जाता? 0 हो जाता। सर ये बताइए, जो बीच में 1 लाख रुपए एग्रीमेंट किया था बाई को बेचने का, इसे फॉरफिट कर लिया, इसका आपने कुछ नहीं किया। मैंने कहा यदि कोई भी एडवांस, यदि हम किसी को प्रॉपर्टी बेचने का कोई एडवांस लेते हैं या लेते हैं, और यदि वो प्रॉपर्टी की डील क्रैक नहीं होती, और ऐसा एडवांस 1/4/2014 के बाद मिला है, तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा। ये इनकम है,
बट दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम कौन सी है? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ये कैपिटल गेन से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। बोलिए यस और नो। ये था सेक्शन 54। बताइए क्या सिखाया सेक्शन 54 ने? घर बेचो, घर खरीदो। क्लियर और नॉट क्लियर? आइए फिर लिखते एक बढ़िया सवाल। आओ भैया एक बढ़िया सवाल लिखते हैं। Mr. X purchased a new house क्या किया बेटा? मिस्टर एक्स ने न्यू हाउस परचेज कर लिया। सर न्यू बोर्ड लगा लिए ना, उधर 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 उधर। बताइए न्यू हाउस कब खरीदा? हाउस परचेज किया मिस्टर एक्स ने, बताओ कब? कब हाउस परचेज किया? मैंने कहा 1/5/2010 को 15 लाख का। बोलो यस और नो। और उसने यही हाउस को क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। ये परचेज किया था और ये क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। 10 जुलाई 2025 को सोल्ड कर दिया। कितने लाख का सोल्ड किया? 50 लाख का। कितने का सोल्ड किया? 50 लाख का। उसने न्यू हाउस परचेज किया। क्या परचेज किया? न्यू हाउस परचेज किया। किसने परचेज किया? टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54। समझ गए बात को? कितने का परचेज किया? उसने 40 लाख रुपए का नया घर मकान खरीद लिया। 60 लाख का। कितने का खरीद लिया? 60 लाख का नया मकान खरीद लिया। बेचा और नया मकान उसने 60 लाख का खरीद लिया। कब खरीदा? ये उसने खरीदा 31 दिसंबर 2025 को खरीद लिया। राइट? कब खरीद लिया? 31 दिसंबर। फिर उसने 10 दिसंबर 2026 को ये जो 60 लाख का मकान खरीदा था ये 80 लाख में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 80 लाख। 80 लाख में। और इसके लिए सेलिंग एक्सपेंसेस भी किए थे उसने 80,000 रुपए। कितने सेलिंग एक्सपेंसेस किए? 80,000। बोले सर ये बताइए ये अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन निकाल के दिखा दीजिए आप। मैंने कहा मैं दिखा रहा हूं आपको। प्रेम से देखो, आप भड़बड़ाओ मत, प्रेम की मुद्रा में रहो बेटा। पहला है ईयर 2025-26 और एक है 2026-27। बताओ ऊपर जो बेचा जा रहा है ये कौन से साल में बेचा जा रहा है? 25-26। और नीचे जो बेचा जा रहा है ये कौन से साल में बेचा जा रहा है? तो मैं यहाँ कितने साल की कैपिटल गेन निकालना हूँ? 2 साल की। 25-26 की अलग और 26-27 की अलग। अब मुझसे बोले 25-26 की निकालो। मैंने कहा बताओ सेल प्रोसीड कितने की है? मैंने 50 लाख लिख दिया। मैंने पूछा कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है? बोले नहीं। तो नेट सेल प्रोसीड कितने की हो गई? 50 लाख की हो गई। में से माइनस कर दिया मैंने। ये मकान खरीदा कितने का था? 15 लाख का। कोई इंप्रूवमेंट था नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का हो गया? उसे तो 35 लाख पर टैक्स देना पड़ता। बोले हम टैक्स नहीं देना चाहते। वो गया, उसने कितने रुपए का मकान खरीद लिया? 60 लाख का। खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? तो छूट कितने की मिलेगी? कितने की भी नहीं मिलेगी क्योंकि उसने 3 साल के अंदर ही अंदर बेच दिया है। पहले बताइए 2025-26 अलग है। जो बेचा है उसने कब बेचा है? 26-27 में। ये तो आपको 26-27 में पता लगेगा। 25-26 में कहाँ आकाशवाणी होगी कि वो 26 में बेच देगा। और अभी हम कौन से साल में बैठे हुए हैं? 25-26 में उसने नया मकान खरीदा है 60 लाख का। एग्जाम्पशन के लिए मैंने साफ लिखाया था, साफ लिखाया था एक्चुअल कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर।
बताइए, सेक्शन 54 की छूट मिल गई पूरी 35 लाख की, और यहां पर आपको कोई कैपिटल गेन नहीं देना पड़ा। क्लियर? अब आया कौन सा साल? 26-27 आया। जब 26-27 आया तो 26-27 में ये कहा गया था, यार ये तुमने बेनिफिट लिया गया, 60 लाख रुपए का मकान खरीदा है, कितने रुपए का? इसका लॉक इन पीरियड कितने साल है? 3 साल है। कितने साल तक नहीं बेचोगे? लेकिन यदि आप 3 साल के अंदर बेच देते हो, कितने के अंदर बेच देते हो? 3 साल के अंदर बेच देते हो। कितने के अंदर बेच देते हो? तो भैया देखिए, 3 साल के अंदर बेचोगे तो फिर कैसा कैपिटल गेन निकलेगा? देखो, सेल प्रोसीड 80 लाख माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस 80,000। बताइए नेट सेल प्रोसीड। बेटा मेरा तरीका समझिएगा, और इसमें से माइनस क्या करोगे? सुनिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर दोगे एग्जेम्पशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 60 लाख की। एग्जेम्पशन कितने का मिल गया था? 35 लाख का मिला था। तो बताइए माइनस करके कितना आया? अब कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? 54 लाख हैं? 54 लाख 20,000। और ये कैपिटल गेन कौन सा कैपिटल गेन होगा? क्यों शॉर्ट टर्म क्यों हुआ? क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसने 2 साल के अंदर ही सेल कर दी। यहां लॉन्ग टर्म बेनिफिट हुआ था, टैक्स की छूट मिली, सब आनंद मिला, और यहां घुस गए बुद्धि लगा के, और आपको अब भपट टैक्स देना पड़े। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन हाउस प्रॉपर्टी, एंड दिस इज कॉल्ड हाउ टू गेट द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन सेक्शन 54। आज की क्लास उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो घर को बेचने पर जिन्हें कैपिटल गेन होता है, और वो कैसे कैपिटल गेन बचा सकते हैं। दूसरी चीज थी, कैसे कैपिटल गेन की छूट लेने के लिए मकान खरीदना होगा, बनवाना होगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं 2 साल के अंदर कभी भी खरीदें या 3 साल के अंदर हम कभी भी बनवाएं। तो वो गलती क्या कर जाते हैं कि वो 2 साल और 3 साल के इंप्रेशन में पैसे की एफडी करा देते हैं बैंक में। क्या करा देते हैं? एफडी करा देते हैं। 2 साल का समय है, 3 साल का समय है, जब मन आएगा तब खरीदेंगे। बस वही वो गलती हो जाती है। आपने यदि 2 साल का समय और 3 साल का समय दिया है तो पैसे की आप एफडी नहीं कर सकते, पैसे को आप सेविंग अकाउंट में जमा नहीं कर सकते, उस पैसे को आपको कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। और वो भी कब तक? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत, और रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले करना होगा। यदि आपने ऐसा कर दिया तो ठीक है, आप पे 2 साल और 3 साल का टाइम बाई कर लेते, आपको मिल जाता है। फिर वो 2 साल और 3 साल के अंदर नया मकान आप खरीद भी सकते हैं और नया मकान आप बनवा भी सकते हैं। सरकार ने लिमिट भी लगा दी है, आप एक ही मकान खरीदिए और बेचिए के लिए लिमिट थी, लेकिन एक लाइफ में एक बार आप कितने मकान का बेनिफिट ले सकते हैं? 2 मकान का भी ले सकते हैं बेनिफिट, बशर्ते कि कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा ना हो। यदि 2 करोड़ से ज्यादा हो गई तो आप ये बेनिफिट नहीं। दूसरी चीज, मकान खरीदिए, कहां खरीदिए? इंडिया में खरीदिए, गांव में खरीदिए, देहात में खरीदिए, शहर में खरीदिए, कहीं भी खरीदिए, इंडिया में खरीदिए, तो आपको छूट मिल जाएगी जाके, अदरवाइज कोई छूट नहीं मिलेगी। हाँ, ये याद रखिएगा, एग्जेम्पशन तब तक है जब तक कि कैपिटल गेन 10 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा है। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप हाउस प्रॉपर्टी को बेचकर हाउस प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।